हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये यूथ पब्लिकेशन के जो एग्ज़ाम पॉइंटर है उससे जो रिवीजन करा रही हूँ, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन करा रही हूँ, उसी की सीरीज़ की आपको मैं आगे ले चलती हूँ। आज मैं इस टॉपिक में आपको बजट से संबंधित, बजट ऐसे हमारे संविधान में वर्ड नहीं दिया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, तो उसके बारे में जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो आज सारा मैं कवर करा दूंगी। वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, तो आपको कंप्लीट जो बजट से रिलेटेड फैक्ट है वो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा मेरे चैनल पे अभी ये प्रैक्टिस सेशन भी मैं लेके आई हूँ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी सीरीज चल रही है, साथ में आईआर का भी चल रहा है। तो आप अगर नहीं देखे हो तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मेरे चैनल पर मिलने वाली है पॉलिटिकल साइंस की, और इसके अलावा हिस्ट्री की भी क्लासेस मिल जाएंगी आपको मेरे चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, सबसे पहले तो है बजट। बजट को क्या हमारे समय वार्षिक वित्तीय विवरण। तो संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? तो 112 में दिया गया है। वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बजट किस माह में पेश किया जाता है? तो सबको पता है फरवरी माह में पेश किया जाता है। रेल बजट को आम बजट के साथ कब से पेश किया जाने लगा? तो 2017। प्रथम बार रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया, इसकी सिफारिश किस कमेटी के द्वारा की गई थी? तो 1924 में एक वर्थ समिति थी, उसके द्वारा सिफारिश की गई थी। ठीक है। अगला है, संसद में बजट कितने चरणों से होके गुजरता है? ये कई बार एग्जामों में आए हैं, इसके चरण को आप देख लीजिए किसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले होता है बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर होता आम बहस, फिर होता है विभागीय समितियों द्वारा जांच, फिर अनुदान की मांग पर मतदान, फिर विनियोग विधेयक पारित, फिर वित्त विधेयक पारित। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 चरण से होके गुजरता है, उसको क्रम में ही लिख लेना। आगे है, बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। बजट किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। वित्त विधेयक किस प्रकार धन विधेयक के समान है? तो दोनों को लोकसभा में पेश किया जाता है, उसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है, दोनों को। ठीक है। आगे, अनुदान मांग की विस्तृत जांच पड़ताल कौन करता है? तो अस्थायी समितियां। अनुदान की मांग किसकी सिफारिश पर रखी जाती है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर। आगे है एक, ऐसे व्यय जो भारत की संचित निधि पर भारित है, संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, यह युक्त किससे संबंधित है? अनुच्छेद 113। अनुदान मांगों को कहाँ रखा गया है? तो लोकसभा के समक्ष। अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो लोकसभा द्वारा। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? तो कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? नीति कटौती, 1 रुपए की आर्थिक कटौती। आगे है सांकेतिक कटौती, 100 रुपए की। फिर विनियोग विधेयक का उल्लेख किस में है? तो ये आर्टिकल 114 में है। संचित निधि से कोई धन कैसे निकाला जाता है? तो विनियोग विधेयक द्वारा। विनियोग विधेयक पारित होने की प्रक्रिया कैसे होती है? तो धन विधेयक के समान होती है। आगे है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। तो अनुच्छेद 112 के भाग 3 में, तो इसमें कौन कौन सा भारित है? देखो, राष्ट्रपति की उपलब्धियां, वेतन भत्ते, अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन, ऐसे ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है, जिसके अंतर्गत ब्याज, उधार आदि व्यय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन। ये कई बार एग्जामों में आया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका पेंशन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि के द्वारा ही दिया जाता है, वहां से दिया जाता है। किसी न्यायालय का, देखो, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते पेंशन, किसी न्यायालय के मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय
पंचायत के लिए अपेक्षित राशि या कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा संसद द्वारा पारित घोषित किया जाता है। अब आगे है अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान संबंधी कहाँ पे उपबंध दिया गया है, वर्णित किया गया, तो आर्टिकल 115 में किया गया है। अनुपूरक अनुदान से क्या तात्पर्य, ऐसे मैच द फॉलोइंग में आपको आ जाता है, अनुपूरक अनुदान दे देगा, फिर लेखा प्रत्यानुदान ये दे देगा, तो इसके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। देखो, जब विनियोग विधेयक के अधीन स्वीकृत कोई रकम किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के व्यय के लिए प्राधिकृत कोई रकम अपर्याप्त पाई जाती है, उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित न की गई हो, राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग रखवाता है। ठीक है। आगे, अधिक अनुदान किसे कहते हैं, किसी वित्तीय वर्ष दौरान किसी सेवा में अनुदानित रकम से ज्यादा धन व्यय हो गया हो तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अधिक अनुदान की मांग रखवाई जाती है। आगे है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 116 में किया गया है। अनुदान कब पारित किया जाता है, तो जब किसी भाग के लिए अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान की मांग न रखी गई हो, तो विनियोग विधेयक पारित होने के पूर्व लेखानुदान के लिए लोकसभा भारत की संचित निधि से अग्रिम धन देती है। ठीक है। आगे, प्रत्यानुदान से क्या तात्पर्य है, जब किसी सेवा के अनिश्चित रूप के कारण बजट में उसका विवरण न दिया जा सका हो, तो ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से धन अनुदान दे सकती है। आगे है अपवादानुदान से क्या तात्पर्य है, जो किसी विशेष सेवा के लिए लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है और वह किसी चालू वित्तीय वर्ष का भाग नहीं होता है। आगे है संसद में प्रश्नकाल क्या होता है, तो ये देखो, तो संसद कार्य दिवस का पहला जो घंटा होता है 11 से 12 बजे, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिए जाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रश्नकाल। ठीक है, 11 से 12 के बीच। उसके बाद शून्यकाल आता है, और शून्यकाल कहाँ की देन है, तो भारत की ही देन है। अल्पकालिक चर्चा कहलाती है, तो संसद द्वारा जरूरी सार्वजनिक मामलों के लिए यह चर्चा सामान्यतः 2 घंटे की होती है, जिसे सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध कराया जा सकता है। आगे है तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। काफी बार आपने देखा होगा, तो क्या होता है तारांकित प्रश्न, जिसका उत्तर पूछने वाला सदस्य सदन में तुरंत मौखिक उत्तर चाहता है और उसे पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। इसको तारांकित, मतलब मौखिक रूप से तुरंत पूछा और जवाब मिल गया, उसको बोलते हैं। वह प्रश्न पर तारा या स्टार लगा देता है। ठीक है, कि ये तारांकित स्टार लगा देता है। अतारांकित प्रश्न कैसे होता है, जो प्रश्न पर तारा या स्टार नहीं लगाया जाता है, इसका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, मतलब बाद में भी इसका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब यही क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा कि पूरक प्रश्न किस तरह के प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो ये तारांकित प्रश्न में पूछे जाते हैं। और तारांकित प्रश्न जैसे प्रश्न का जो लिस्ट होता है उसमें स्टार बना दिया जाता है, तो ये तारांकित प्रश्न है और इस प्रश्न का तुरंत उत्तर मौखिक रूप से चाहिए होता है, और उसके मतलब अगेंस्ट फिर आप उसके लिए वो फिर से आप पूरक प्रश्न भी उससे रिलेटेड पूछ सकते हो, ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है आपका अल्प सूचना के प्रश्न से क्या कहलाते हैं, वे प्रश्न जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और जिन्हें कम से कम 10 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न किसे कहते हैं, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न संसदीय समितियां। ठीक है, आगे संसद की अस्थायी समितियों में कौन सबसे बड़ी समिति है, तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 30 है। आगे है संसद की किस अस्थायी वित्तीय समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं, राज्यसभा के से नहीं होते हैं, प्राक्कलन समिति। ये तो हम
तो इसको हम अगली क्लास में करते हैं। जितनी भी समितियां हैं ना वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको जितनी भी समितियां हैं ना वो मैं करा दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम समितियां ही पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप ये आज के क्लास में सिर्फ बजट से ही पे ही ध्यान देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम समितियां जितनी भी हैं वो करा देंगे। समितियां से भी आपने 1-2 क्वेश्चन देखा ही होगा, तो उसको भी अच्छे से करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसे मतलब ये शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।